जय हिंद डिफेंस लवर्स। आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। चाइना फ्रंट के लिए इंडियन आर्मी स्वाति वेपन लोकेटिंग रडार्स और प्रोटेक्टेड मोबिलिटी व्हीकल्स को खरीदेगी। पहली बार इंडियन एयरफोर्स चीफ ने एयरफोर्स की फाइटिंग कैपेबिलिटीज में LCMK-2 को भी किया मेंशन। ऑफिशियल्स की तरफ से कंफर्म हुआ मोहाली ब्लास्ट वाले मामले पर ISI का हाथ। लद्दाख में इंडियन आर्मी द्वारा ऑपरेट की जाने वाली इजरायल की स्पाइक ATGM की तस्वीरें आई सामने और इंडियन आर्मी ऑफिसर पर रिश्वत लेने के मामले पर मामला दर्ज। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि LAC पर चीन के साथ जो विवाद है वो अभी भी पूरी तरीके से सुलझा हुआ नहीं है और अभी भी सीमा पर जो तनाव है वो बना हुआ है। तो ऐसी स्थिति में अब चाइना फ्रंट पर अपनी कैपेबिलिटीज को बढ़ावा देने के उद्देश्य के साथ इंडियन आर्मी ने भारतीय रक्षा मंत्रालय के सामने 12 स्वाति वेपन लोकेटिंग रडार्स को खरीदने वाला प्रस्ताव पेश किया है। और ये तो आप सभी को पता ही होगा कि जो ये स्वाति वेपन लोकेटिंग रडार है इसे भारत में ही DRDO द्वारा स्वदेशी तौर पर विकसित किया गया है। और इन मेड इन इंडिया 12 स्वाति रडार्स को खरीदने का जो प्रस्ताव है उसकी कीमत है करीब 950 करोड़ रुपीस। और रिपोर्ट्स के मुताबिक रक्षा मंत्रालय की अपकमिंग मीटिंग के दौरान इस प्रस्ताव को अप्रूवल दिए जाने की पूरी संभावना है। और बाकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि जैसा कि इसके नाम से मालूम पड़ रहा है, स्वाति एक वेपन लोकेटिंग रडार है जिसका मुख्य काम है दुश्मन की तरफ से आने वाले आर्टिलरी राउंड्स, मोटार्स और रॉकेट्स को डिटेक्ट और ट्रैक करना और उनके लॉन्चर्स की एग्जैक्ट लोकेशन बताना, ताकि हमारे जो फोर्सेस हैं उसी के अकॉर्डिंग जवाबी कार्रवाई कर सकें। और ये तो इसका प्राइमरी रोल है, लेकिन इसके अलावा इसका एक सेकेंडरी रोल भी है और वो है फ्रेंडली गन्स से फायर होने वाले शॉट्स को ट्रैक और ऑब्जर्व करना और ये चेक करना कि वो कहाँ पे जाके गिर रहे हैं, ताकि उसी हिसाब से हम अपनी तरफ फायर करेक्शंस कर सकें। और बाकी ये स्वाति रडार अलग अलग रेंजेस के साथ आती है, जैसे कि ये आर्टिलरी राउंड्स को 30 किलोमीटर की रेंज तक डिटेक्ट और ट्रैक कर सकती है, वहीं रॉकेट्स को 4 से 40 किलोमीटर तक और मोटार्स को 2 से 20 किलोमीटर तक। और इसमें 7 टारगेट्स को एक साथ ट्रैक करने की कैपेबिलिटी भी शामिल है। और जबकि आर्मेनिया भी भारत की स्वाति वेपन लोकेटिंग रडार में अपनी दिलचस्पी दिखा चुका है और जिसके लिए आर्मेनिया और भारत के बीच 4 स्वाति रडार्स को सप्लाई करने का कॉन्ट्रैक्ट भी साइन हुआ था। और इस तरह की वेपन लोकेटिंग रडार्स की जो अहमियत है वो आप इस बात से समझ सकते हैं कि जब 1999 में कारगिल वॉर हुआ था, भारत के पास इस तरह की रडार नहीं थी। और ऐसा माना जाता है कि इसी कमी के चलते जब कारगिल वॉर के समय पाकिस्तानी आर्मी की तरफ से आर्टिलरी फायर किया गया था तो उसमें हमारी तरफ करीब 80% तक की कैजुअलिटीज हुई थी। और इस स्वाति वेपन लोकेटिंग रडार का न केवल कारगिल वॉर बल्कि हमारे पोखरण 2 न्यूक्लियर टेस्ट से भी एक बहुत पुराना रिलेशन है। और बाकी अगर आपको इन सब चीज़ों के बारे में डिटेल में जानना है तो ऑलरेडी हमने इस पर वीडियो पहले बनाई है, आप उसके माध्यम से जानकारी हासिल कर सकते हैं। बाकी इसके अलावा दूसरा महत्वपूर्ण अपडेट ये सामने आया है कि इंडियन आर्मी की तरफ से प्रोटेक्टेड मोबिलिटी व्हीकल्स की खरीद के लिए एक नई RFI जारी की गई है। और ये RFI 2 अलग अलग हिस्सों में है, जिसमें से एक RFI के तहत जो प्रोटेक्टेड मोबिलिटी व्हीकल्स लिए जाने हैं तो उन्हें 4000 मीटर से अधिक की ऊंचाई पर डिप्लॉय किया जाएगा, यानी कि वो हाई एल्टीट्यूड वाले वर्जन होने चाहिए। तो वहीं जो दूसरी वाली RFI की प्रोटेक्टेड मोबिलिटी व्हीकल्स की खरीद है वो 4000 मीटर से नीचे की डिप्लॉयमेंट के लिए है, यानी कि वो एक स्टैंडर्ड वर्जन होंगे। और RFI के मुताबिक जो हाई एल्टीट्यूड वाले वर्जन्स हैं उनकी 500 यूनिट्स ली जाएंगी, तो वहीं स्टैंडर्ड वर्जन्स की 700 यूनिट्स। और जबकि इस खरीद के लिए रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल को जारी करने की जो टेंटेटिव डेट है वो नवंबर 2022 रखी गई है। बाकी RFI के मुताबिक इन प्रोटेक्टेड मोबिलिटी व्हीकल्स के दोनों ही वर्जन्स में 4x4 ड्राइव मोड होना चाहिए और वो भी ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ। मिनिमम 10 पर्सनल के बैठने लायक सीटिंग कैपेसिटी होनी चाहिए और इसमें ड्राइवर और को ड्राइवर को इंक्लूड नहीं किया गया है। अगर बात करें ऑपरेशनल कैरेक्टरिस्टिक्स की तो दोनों ही वर्जन्स में काइनेटिक एनर्जी वाले थ्रेड, ग्रेनेड, माइन ब्लास्ट, इन सभी चीजों से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए पर्याप्त मात्रा में बैलिस्टिक प्रोटेक्शन होनी चाहिए। वहीं पेलोड कैपेसिटी 2 टन से कम नहीं होनी चाहिए। मैक्सिमम स्पीड रोड्स पर 80 किलोमीटर प्रति घंटा से कम नहीं होनी चाहिए, तो वहीं क्रॉस कंट्री में 40 किलोमीटर प्रति घंटा। बाकी 7.62 mm की LMG, 360 डिग्री रोटेशन कैपेबिलिटी वाला टरेट और फायरिंग के लिए कम से कम 11 पोर्ट्स भी होने चाहिए। अमेरिका से 6 और असॉल्ट राइफल्स के सेकंड ऑर्डर को कैंसिल किए जाने वाली रिपोर्ट्स के बीच अब एक रिपोर्ट ये भी देखने को मिली है। अब भारतीय रक्षा मंत्रालय 6 और असॉल्ट राइफल्स के इंडियन ऑल्टरनेटिव्स पर विचार कर रही है और इसी के तहत भारत के स्वदेशी स्मॉल आर्म्स को भी एक प्रमुख बढ़ावा मिल सकता है। और रक्षा मंत्रालय की अपकमिंग मीटिंग के दौरान ये जो 6 और असॉल्ट राइफल्स के इंडियन ऑल्टरनेटिव्स वाली डील है तो अब इसे इंडियन वेंडर्स को सौंपे जाने को लेकर महत्वपूर्ण फैसला लिया जा सकता है। और बाकी इन सबके अलावा कुछ महत्वपूर्ण अपडेट्स इंडियन एयरफोर्स की तरफ से भी देखने को मिले हैं। सबसे पहला तो यह है कि कल इंडियन एयरफोर्स के सुखोई Su-30 MKI फाइटर से पहली बार ब्रह्मोस मिसाइल के एक्सटेंडेड रेंज वाले वर्जन को टेस्ट किया गया था और ये टेस्ट पूरी तरीके से सफल रहा है। और इस दौरान ब्रह्मोस मिसाइल ने बे ऑफ बंगाल रीजन में स्थित अपने डेजिग्नेटेड टारगेट पर एक डायरेक्ट हिट करके सभी मिशन पैरामीटर्स को सफलतापूर्वक हासिल किया है।
और जैसे कि हमने आपको बताया कि ये सुखोई फाइटर से ब्रह्मोस मिसाइल की एक्सटेंडेड रेंज वाले वर्जन का पहला लॉन्च था और जो कि 100% सफल रहा है। तो इस बात को भी साबित करता है कि लैंड और सी टारगेट के खिलाफ अब और भी अधिक लंबी दूरी तक इंडियन एयरफोर्स के पास एक प्रिसाइज स्ट्राइक करने की कैपेबिलिटी आ चुकी है। अब बाकी ब्रह्मोस मिसाइल के इस एक्सटेंडेड रेंज वाले वर्जन की रेंज एक्चुअल में कितनी है तो इसके बारे में ऑफिशियली तो नहीं बताया गया है, लेकिन जहां तक संभावना है इसकी रेंज 400 से 450 किलोमीटर के आसपास है। तो वहीं कुछ का ये भी मानना है कि ये रेंज 450 किलोमीटर से अधिक बढ़ा दी गई है। और बाकी इस पर आपके जो भी विचार हैं आप उसे कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। और एक सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि कल वाले टेस्ट को मिलाकर इस साल अभी तक ब्रह्मोस मिसाइल के टोटल 10 बार सफल परीक्षण किए जा चुके हैं। हालांकि वो बात अलग है कि अगर आप 9 मार्च वाले मिया चनू इंसिडेंट को भी काउंट करेंगे तो फिर तो ये संख्या 11 हो जाएगी। लेकिन हाँ, ऑफिशियली इस साल अभी तक ब्रह्मोस मिसाइल 10 बार टेस्ट की जा चुकी है और जबकि इस 2022 को खत्म होने में 7 महीने से भी अधिक का समय बचा हुआ है। अभी हाल ही में भारत शक्ति .in के साथ एक्सक्लूसिव इंटरव्यू के दौरान इंडियन एयरफोर्स चीफ एयर चीफ मार्शल वी आर चौधरी की तरफ से कंफर्म किया गया है कि इंडियन एयरफोर्स LCA MK1, AMCA और LCA MK2 जैसे स्वदेशी फाइटर प्रोग्राम के माध्यम से अपनी फाइटर फ्लीट कैपेबिलिटीज को बढ़ाएगी। और ये शायद ऐसा पहला इंटरव्यू है जिसमें इंडियन एयरफोर्स चीफ एयर चीफ मार्शल वी आर चौधरी ने LCA MK2 को भी मेंशन किया है। इसके अलावा उनको यह भी कहना था कि इंडियन एयरफोर्स अब खास करके नेटवर्क सेंट्रिक कैपेबिलिटीज पर ज्यादा फोकस कर रही है। और जबकि इसी इंटरव्यू के दौरान इंडियन एयरफोर्स चीफ की तरफ से MRFA या यूं कहें MMRCA 2.0 डील पर भी बात की गई है, जिसमें उनकी तरफ से बताया गया कि इस टेंडर के लिए इंडियन एयरफोर्स को 8 OEMs की तरफ से रिस्पांस आया है। उन सभी रिस्पॉन्सेस को एनालाइज किया जा रहा है और उसी के अकॉर्डिंग एयरफोर्स जल्द ही RFP पर भी काम करेगी। और बाकी भारत शक्ति .in के साथ इंडियन एयरफोर्स चीफ का ये इंटरव्यू आप भारत शक्ति के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हैं। इसके अलावा एक अपडेट यह है कि अभी हाल ही में इंडियन नेवी चीफ एडमिरल आर हरि कुमार और नेवी के स्पेशल फोर्सेस यूनिट मार्कोस के बीच हुई बातचीत की कुछ तस्वीरें सामने आई थी। और इन तस्वीरों की खास बात यह थी कि ऐसा पहली बार है जब इंडियन नेवी चीफ मार्कोस के साथ एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत करते हुए नजर आए हैं। और ये तस्वीरें इंडियन नेवी के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से जारी की गई हैं। और इंडियन नेवी ऑफिशियल्स की तरफ से बताया गया है कि रिमोट एरियाज और आउटलाइन नेवल लोकेशंस पर डिप्लॉयड नेवी पर्सनल के साथ इंटरेक्शन करने की ये एक नई सीरीज की शुरुआत है, जिसमें CNS कनेक्ट के तहत इंडियन नेवी चीफ एडमिरल आर हरि कुमार देश के दूर दराज के इलाकों में नेवल बेस पर तैनात नौसैनिकों से वीडियो कॉल पर जुड़ रहे हैं। और इस दौरान इंडियन नेवी चीफ ने देश के अलग अलग हिस्सों में तैनात मार्कोस के साथ बात की है और साथ ही साथ उन्होंने अपने कमांडोज को कॉम्बैट रेडी यानी कि हमेशा युद्ध के लिए तैयार रहने पर भी जोर दिया है। और ये तो आप सभी को पता ही होगा कि मार्कोस भारत की सबसे सीक्रेटिव स्पेशल फोर्सेस में से एक है और जिनके बारे में अधिकतर जानकारी पब्लिक डोमेन में जारी नहीं की जाती है। और इसी वजह से इन तस्वीरों में आप जो मरीन कमांडोज देख रहे हैं तो उन्होंने अपने चेहरे पर अपनी सीक्रेसी को बनाए रखने के लिए नकाब लगाए हुए हैं। और जबकि एक तस्वीर ऐसी भी है जिसमें मार्कोस अपने पूरे कॉम्बैट गियर में कैमरा लगे हेलमेट और हाथों में अपने टैबोर असॉल्ट राइफल्स के साथ दिखाई पड़ रहे हैं। और ऐसा बहुत ही कम होता है कि जब इंडियन नेवी की मार्कोस की तस्वीरें सामने आती हों। और तस्वीरें तो दूर की बात है बल्कि इनके बारे में चर्चा भी बेहद ही कम होती है। यहाँ तक कि जब एक बार फॉर्मर नेवी चीफ एडमिरल करमबीर सिंह से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जब मार्कोस के बारे में एक सवाल किया गया था तो उन्होंने उसी समय साफ कह दिया था कि स्पेशल फोर्सेस के ऑपरेशंस के बारे में नेवी हेडक्वार्टर में कम ही बातें की जाती हैं और ऐसे में मार्कोस की तैनाती और ऑपरेशन के बारे में वे ज्यादा कुछ नहीं बता सकते हैं। बाकी आगे बढ़ने से पहले हम आपको सूचित करना चाहेंगे कि आप सभी की सबसे ज्यादा पसंदीदा हमारी फ्रंटलाइन मैगजीन का जो अप्रैल महीने का एडिशन है वो लॉन्च हो चुका है, जिसमें आपको नेशनल, इंटरनेशनल, इकोनॉमिक्स, एनवायरनमेंट, स्पोर्ट्स, साइंस एंड टेक इस तरह के सभी महत्वपूर्ण सेक्टर्स के लेटेस्ट करंट अफेयर्स मिलते हैं। और ये फ्रंटलाइन मैगजीन न केवल आपके लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काफी मददगार साबित होगी बल्कि अगर आप उनमें से हैं जो अपने आप को अप टू डेट रखना चाहते हैं करंट अफेयर्स के मामले में तो उनके लिए भी ये मैगजीन काफी ज्यादा मददगार साबित हो सकती है। तो इसलिए अगर आप इस मैगजीन को बाय करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने इसका लिंक दे दिया है। और ये तो आपको पता ही होगा कि जो पहले 1000 बायर्स होंगे उन्हें ये मैगजीन मात्र 11 रुपए में मिलेगी। तो इसलिए इस बेहतरीन ऑफर को मिस ना करें और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारी मैगजीन का लिंक दिया गया है, उस पर क्लिक करके इसे 11 रुपए में हासिल करें। 6 मई को दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने पाकिस्तानी ISI के लिए जासूसी करने के आरोप में एक एक्स इंडियन एयरफोर्स पर्सनल को गिरफ्तार किया है और इस आरोपी का नाम है देवेंद्र शर्मा। और इन पर आरोप है कि इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक मीन्स के माध्यम से डिफेंस इंस्टॉलेशंस और एयरफोर्स पर्सनल की कुछ सेंसिटिव इंफॉर्मेशन लीक करी है। और पुलिस ऑफिसर्स का कहना है कि ये एक हनी ट्रैप वाला मामला है, जैसे पाकिस्तान के ISI एजेंट ने एयरफोर्स की सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को हासिल करने के लिए देवेंद्र शर्मा को हनी ट्रैप किया था और इन्फॉर्मेशन लीक करने के बदले उन्हें पैसे भी मिले हैं। और बाकी इस पूरी साजिश की जड़ तक पहुंचने के लिए इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो चुकी है और संभावना है कि इस मामले में कुछ और लोगों की गिरफ्तारी भी हो सकती है। और आपको ये भी क्लियर कर दें कि देवेंद्र शर्मा को इंडियन एयरफोर्स की तरफ से पहले ही डिसमिस किया जा चुका है। इसके अलावा एक अपडेट ये भी सामने आया है कि CBI द्वारा लेफ्टिनेंट कर्नल अभिषेक चंद्रा पर मामला दर्ज किया गया है
और उन पर आरोप है कि उन्होंने अंडमान एंड निकोबार कमांड में राशन और ऐसी अदर आइटम्स की खरीद के लिए कई सारे प्राइवेट सप्लायर्स से रिश्वत ली है और रक्षा मंत्रालय की तरफ से पिछले महीने ही इनके खिलाफ सीबीआई जांच की मंजूरी दे दी गई थी। इसके अलावा एक अपडेट यह है कि अभी मोहाली में जो पंजाब पुलिस के इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट में आरपीजी से हमला किया गया था, तो उस हमले के बारे में अब कुछ नए अपडेट सामने आए हैं, जिसमें शुक्रवार को पंजाब पुलिस ने इस मोहाली ब्लास्ट वाले मामले पर मुख्य साजिशकर्ता के तौर पर लखबीर सिंह लंदा को डिक्लेयर किया है। पंजाब के डीजीपी का कहना था कि लखबीर सिंह लंदा इस हमले के पीछे का मुख्य साजिशकर्ता है, जो कि पंजाब के तरन तारण डिस्ट्रिक्ट का निवासी है। ये एक गैंगस्टर है जो कि 2017 में कनाडा शिफ्ट हो गया था और ये हरिंदर सिंह रिंदा का भी क्लोज एसोसिएट है, जो कि बब्बर खालसा इंटरनेशनल के प्रमुख वाधवा सिंह के करीब है और जो कि पाकिस्तानी आईएसआई का हिस्सा है और पाकिस्तान से ऑपरेट होता है। और हमने ये भी पाया कि इस ब्लास्ट को बब्बर खालसा इंटरनेशनल और गैंगस्टर ने संयुक्त रूप से पाकिस्तान बेस्ड आईएसआई के समर्थन के साथ किया है। इसके अलावा निशान सिंह नाम के व्यक्ति ने दोनों आरोपियों को अपने घर में पनाह दी थी और उसके द्वारा ही आरोपियों को आरपीजी हैंडओवर किया गया था। इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण अपडेट जम्मू कश्मीर से भी सामने आए हैं, जैसे कि आज जम्मू कश्मीर के बंदीपोरा में एक और जॉइंट ऑपरेशन लॉन्च किया गया था और अभी जिससे में हमें वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तब तक आई रिपोर्ट्स के मुताबिक इस ऑपरेशन के दौरान 2 सुअरों को सफलतापूर्वक होरीफाइड कर दिया गया है और ये दोनों सुअरों के संगठन लश्कर के थे और इन्होंने हाल ही में पाकिस्तान से भारत में घुसपैठ करी थी और ये दोनों वही हैं जो 11 मई वाले एंटी टेररिस्ट ऑपरेशन के दौरान किसी तरीके से बच निकलने में कामयाब रहे थे, लेकिन आज हमारी फोर्सेस ने अपने ऑपरेशन में इन दोनों को सफलतापूर्वक इनकी सही जगह पहुंचा दिया है। लेकिन इसके अलावा आज जम्मू कश्मीर से एक दुखद खबर भी सामने आई है और वो ये है कि आज जम्मू कश्मीर के पुलवामा में कुछ आतंकियों द्वारा कांस्टेबल रियाज अहमद पर कायरतापूर्ण तरीके से हमला किया गया था और इस हमले में बहुत बुरी तरीके से घायल होने की वजह से उन्हें बचाया नहीं जा सका। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि कांस्टेबल रियाज अहमद की आत्मा को शांति मिले और ये देश इनके सर्वोच्च बलिदान के लिए सदा इनका ऋणी रहेगा। और जबकि इसी तरीके से कल 12 मई को गवर्नमेंट एम्प्लॉय श्री राहुल भट्ट पर भी पाकिस्तान द्वारा समर्थित आतंकियों द्वारा कायरतापूर्ण तरीके से हमला किया गया था और इस हमले में बहुत बुरी तरीके से घायल होने की वजह से उन्हें भी बचाया नहीं जा सका। और राहुल भट्ट को न्याय दिलाने की मांग के तहत कश्मीर में पाकिस्तान द्वारा समर्थित आतंकियों के खिलाफ एक पीसफुल प्रोटेस्ट भी शुरू किया गया है। और जबकि आईजीपी कश्मीर की तरफ से कंफर्म भी किया गया है कि आतंकी किस तरीके से कश्मीर में कश्मीरी पंडितों को धमका रहे हैं। और जबकि राहुल भट्ट के फादर की तरफ से कहा गया है कि सबसे पहले उनके बेटे का नाम पूछा गया था और फिर नाम पूछ के उस पर फायर किया गया था और इसलिए हम इस मामले पर इंक्वायरी चाहते हैं और इसलिए हम चाहते हैं कि सीसीटीवी फुटेज भी चेक की जाए। और राहुल भट्ट के परिजनों ने इस मामले पर एक व्यापक रूप से जांच की मांग की है और इससे एक बात ये भी साबित होती है कि ये एक तरह का टारगेटेड किलिंग वाला ही मामला है। और अभी एक रिपोर्ट ये भी सामने आई है कि जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट ने इस मामले की व्यापक जांच के लिए एक एसआईटी का भी गठन किया है और बाकी हमें पूरी उम्मीद है कि हमारी फोर्सेस इस तरह की कायरतापूर्ण हरकतों को अंजाम देने वाले सुअरों को जल्द ही साफ कर देगी। 17 मई को भारतीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह के द्वारा मजगांव डॉक्स लिमिटेड में इंडियन नेवी की 2 और फ्रंटलाइन वॉरशिप्स को लॉन्च किया जाएगा, जिसमें से एक है प्रोजेक्ट 15B डिस्ट्रॉयर, नाम होगा INS सूरत, और दूसरी है प्रोजेक्ट 17A फ्रिगेट और इसका नाम है INS उदयगिरी। इसमें से जो INS सूरत है ये प्रोजेक्ट 15B की चौथी डिस्ट्रॉयर है और जबकि INS उदयगिरी प्रोजेक्ट 17A की तीसरी फ्रिगेट है। इसके अलावा एक अपडेट यह है कि चाइना और पाकिस्तान के साथ लगने वाली सीमाओं पर भारत की ओवरऑल सिक्योरिटी सिचुएशन की समीक्षा करने के लिए इंडियन आर्मी चीफ कल गुरुवार से लद्दाख सेक्टर की 3 दिवसीय यात्रा पर हैं और इंडियन आर्मी चीफ की इस लद्दाख विजिट की कुछ तस्वीरें भी सामने आई हैं और इसमें से एक तस्वीर ऐसी है जिससे कंफर्म होता है कि लद्दाख में इंडियन आर्मी के पास इजरायली ओरिजिन के स्पाइक लॉन्ग रेंज के एंटी टैंक गाइडेड वेपन्स पहुंच चुके हैं। और जबकि इसके अलावा इन तस्वीरों में आइडिया फोर्स द्वारा विकसित किए गए स्विच टैक्टिकल यूएवीज भी नजर आए हैं। इसके अलावा एक अपडेट यह है कि 16 मई से 19 मई तक दिल्ली में एससीओ की एंटी टेरर बॉडी जिसका नाम है रैट्स यानी कि रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर, तो उनकी एक मीटिंग कंडक्ट की जाएगी और इस मीटिंग में पाकिस्तान और चाइना दोनों ही कंट्रीज के डेलीगेट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जिसमें से पाकिस्तान की तरफ से 3 मेंबर का डेलीगेशन भारत आने की उम्मीद है और पाकिस्तान में नई सरकार आने के बाद से ये उनकी भारत में पहली विजिट होने वाली है। और हमें पता है कि इस न्यूज को सुनने के बाद आपके मन में बहुत सारे विचार आ रहे होंगे, तो आप उन्हें कमेंट सेक्शन में खुल के शेयर कर सकते हैं। और बाकी अब समय है आज के इतिहास का, तो आपको बता दें कि आज के दिन 2002 में जम्मू कश्मीर के बारामूला में एक आतंकी हमले में आईटीबीपी के कांस्टेबल गिरिराज राम और कांस्टेबल सुरेंद्र सिंह ने अपने जीवन का सर्वोच्च बलिदान दिया था। आज के दिन 1993 में जम्मू कश्मीर के डोडा में अपने अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए 16 राजपूत के मेजर अभिजीत कुमार दास वीरगति को प्राप्त हुए थे। आज के दिन 1999 में कारगिल वॉर के दौरान 10 गढ़वाल राइफल्स की नायक सुबाब सिंह और नायक धर्म सिंह रावत ने भी अपने जीवन का सर्वोच्च बलिदान दिया था। और बाकी इसी के साथ आपके लिए आज का सवाल, कारगिल वॉर मेमोरियल कहां पर स्थित है? और अब समय है आज के टॉप 3 कमेंट्स का, जो ये रहे आपकी स्क्रीन पर। तो हमारे आज के इस एपिसोड के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको एपिसोड पसंद आया होगा।
अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बाकी हमारे मर्चेंडाइज के नए डिजाइन को चेकआउट करना ना भूलें, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और बाकी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें।